अवसर दें जानने का। जल चिकित्सा का भाग क्यों बना, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे बताना चाहता हूँ कि जल हमारे शरीर में करीबन 75% है। पृथ्वी में, ब्रह्मांड में भी देखें तो पृथ्वी में भी 75% जल है और पृथ्वी बाकी क्षेत्र में है। तो जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है शरीर में, उसी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हमारे होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में अधिक से अधिक प्रयोग जल के मिलेंगे। जल का प्रयोग क्योंकि एक तो ये बहने वाली चीज़ है, तरल है, इसके सहारे से हमारा अन्न भी पूरे शरीर में जाता है। मुंह से जब शुरू होता है तो लार रूपी जल मिलता है और वो लिक्विड होकर पेट में उतर जाता है। सकड़े रास्ते से भी उतर जाता है जब वो तरल हो जाता है। वैसे सूखे अन्न को हम शरीर में किसी प्रकार से भी नहीं ले जा सकते बिना जल की सहायता के। पकाएंगे तो भी जल की सहायता से, भोजन करेंगे तो जल की सहायता से, भीतर क्रियाएं चलेगी तो जल की सहायता से। पेट में जाकर के जितने भी जो रस, पाचक रस मिलते हैं वो सब लिक्विड है, वो बिना पानी के बनते नहीं। उसके आगे चलेंगे, लीवर भी उसमें अपनी तरफ से मिलाएगा, पेंक्रियाज भी उसमें मिलाएगी, आते फिर वहाँ जाके रस, ये सब पानी के बने हुए हैं। और इसका शोषण तभी हो पाता है कि जब वो लिक्विड हो। आंतें उसको सोखती है और रक्त में मिला देती है पाचक रस को। अब ये पतली नलियों से होकर बहता है तो बिना लिक्विड के कैसे बहेगा, पानी की आवश्यकता के बिना। इस प्रकार से रक्त परिभ्रमण जब हृदय करता है तो उसकी नलियां भी सकड़ी है। जब रक्त गाढ़ा होता है तो सारी समस्याएं पैदा होती है, हार्ट को प्रॉब्लम होने लगती है, जान जोखिम में जा सकता है। और रक्त को पतला करने की दवाइयाँ डॉक्टर लोग देते हैं। तो पतला क्यों किया जाए कि वो बहने में सरल हो, बारीक से बारीक नसों में वो पहुंच सके, सूक्ष्म सूक्ष्म कोशिकाओं को वो सहारा दे सके। तो जल के बिना कुछ भी नहीं। दूसरा हम देखें कि हार्मोन, जितने हार्मोन है लिक्विड फॉर्म में है, उनको लिक्विड बनाने वाला कौन? जल। पाचक रस जल, हार्मोन जल। और दो पार्ट्स हमारे शरीर के, उनके बीच में जल न हो तो वो चिपक जाए, वो आपस में चिपक जाए। इसलिए दो परतों के बीच में वहाँ भी जल है। घुटने वगैरह जो जितने जॉइंट्स हैं वह साइनोवियल नाम का फ्लूइड है, वो क्या है? जल का बना हुआ है। मुख में लार क्या है? जल है। आंखों में आंसू पानी क्या है? जल। शरीर का कचरा बाहर निकालने के लिए पसीना, वो क्या है? जल। तो जहाँ देखो वहाँ जल के बिना तो काम ही नहीं चलता। अब यदि जल की मात्रा जैसे कि हमारे शरीर में 75% है तो इसकी पूर्ति भी आपको करना पड़ेगी। हम देखिए गड़बड़ कहाँ होती, भोजन हम करते हैं तो क्या जल का जो प्रपोर्शन है उतनी जगह हम खाली रखते हैं पेट में? हम तो पेट को पूरा ही ठोस अन्न से भरना चाहते हैं। और फिर जब क्रियाएं बाधित होती है तो हम दवाइयों का सहारा लेते हैं। लेकिन गलती हमसे कहाँ होती है कि जल का जो औसत है पूरा है, उसका भाग है प्रतिशत, वो पूरा नहीं करते। और जब चिकित्सा की जाती है तो इसी गलती को सुधारा जाता है। उपवास कराए जाते हैं, पानी पिलाया जाता है। उपवास से क्या होगा? ठोस पदार्थों का प्रतिशत कम पड़ेगा और जल की पूर्ति ज़्यादा बढ़ेगी और सारी क्रियाएं, हमारी जैविक रासायनिक जो क्रियाएं होती शरीर में, वो संपन्न होने लगेगी। तो इसलिए जल चिकित्सा का महत्व ज़्यादा है हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में। और प्राकृतिक चिकित्सा की क्या है, आपकी जीवन शैली में दिन रात आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा।
और पानी पीने के भी कुछ नियम होते हैं। अधिक पानी पीना भी गड़बड़ है, सूजन वगैरह शरीर में पैदा होगी, जलोदर रोग हो जाएगा। तो ज़्यादा भी नहीं पिए और कम भी नहीं पिए, तो कितना पिए? मैं इसके लिए कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, मैं उन आंकड़ों को आपको दिखाना चाहूँगा। शरीर का 2/3 हिस्सा जल है। पुरुषों के शरीर में 65 से 75% और महिलाओं के शरीर में ये कम रहता है, 55% से 65। रक्त में इसकी मात्रा होती है 83%, हड्डियों में 22%, मस्तिष्क मांसपेशियों में 75% जल है। अर्थात एक सामान्य व्यक्ति में करीब करीब 33 से लेकर 35 लीटर जल रहता है। प्रतिदिन हम 2-2.5 लीटर जल पीते हैं। कुछ भोजन के द्वारा जो भोजन हम लेते हैं उसमें भी जल रहता है, और इस प्रकार हमारे शरीर में 3.25 लीटर जल प्रतिदिन शरीर के अंदर जाता है। अब इसका निष्कासन भी होता है, पेशाब के द्वारा, पाखाने के द्वारा, श्वास के द्वारा, पसीने के द्वारा प्रतिदिन बाहर निकलता है, और इसीलिए इसकी पूर्ति हमको पानी पी करके करना पड़ती है। जल सर्वसुलभ है। जल प्रकृति ने हमको वो वस्तुएं सर्वसुलभ दी जो अति आवश्यक है। अगर ये भी मिलती तो मनुष्य का जीना ही कठिन हो जाता। इसलिए जो चीज़ हमको ज़्यादा ज़रूरी है वो प्रकृति ने आपको वैसे ही उपलब्ध करा रखी है, लेकिन उसको संरक्षित करना ये हमारा दायित्व है। आज ये बड़ी परेशानी है कि जहाँ भी जल दिखा वहाँ हमने उसमें कचरा डालना शुरू कर दिया। हम हमारे पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये सावधानी भी आपको रखना चाहिए। अब रक्त इसमें शरीर में जब जल जाता है तो उसके कितने काम। एक तो जैसे रक्त को बहने योग्य बनाता है। दूसरा, शरीर में पानी जब जाता है तो जो विषाक्त पदार्थ हैं हमारे, जिनको बाहर निकालना होता है, उनको वो घुला लेता है अपने अंदर, और घुला करके गुर्दे की तरफ भेज करके और पेशाब के द्वारा उसको बाहर कर देता है। तो रक्त में से विषाक्त पदार्थों को घुलाना, उनका निष्कासन करना, ये काम हुआ एक उसका। दूसरा काम ये हुआ कि आपके शरीर को मजबूत बनाना। ये एक आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि पानी से कैसे मजबूत बनेंगे। इसमें कुछ प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा बताया गया है कि बीमारी के दौरान या हमारे स्वास्थ्य जब खराब होता है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, अर्थात मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, हमारे शरीर की नाड़ियां कमज़ोर हो जाती है। इस प्रकार से फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, हृदय कमज़ोर हो जाता है। तो उसको कठोर कैसे बनाना, मजबूत कैसे बनाना, इसके कुछ प्रयोग हैं हमारे पास। आपको पिछली बार कुछ चीज़ें बताई थी, इस बार कुछ थोड़ी अधिक बता देते हैं। एक तो परिवहन। परिवहन का मतलब होता है जो पदार्थ आपने भोजन में लिया है, अब वो सारे शरीर में घूमेगा कैसे, प्रत्येक सेल तक पहुंचेगा कैसे, वो उसका साधन है जल। विषाक्त पदार्थों को घोलकर पसीना, पाखाना, मल, श्वास द्वारा बाहर निकालना, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का उत्प्रेरक और ग्रंथियों से हार्मोन स्राव कराना। अब इसमें जैसे कब्ज होती है, तो कब्ज क्यों होती है? जब मल का ठोस भाग आपका बड़ी आंत में पहुंचता है, वहाँ पहुंचते तक छोटी आंत उसका सारा जो लिक्विड है वो अपने में अवशोषित कर लेती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वो सूखता जाता है। उस समय आपसे कहा जाता है कि भोजन के 1 घंटे बाद आप पानी पीना शुरू करें।
एक बार में आपको कम से कम पानी आधा गिलास, इससे ज़्यादा नहीं पीना एक बार में। और ये 1-1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आपको इसकी पूर्ति करें, क्योंकि आवश्यकता उसको थोड़ा-थोड़ा गीला करने की होती है। एक साथ बहुत सारा पानी अगर पी लिया, तो सारा पानी उसको बिना पचे ही अन्न को बाहर कर देगा। इसलिए पानी पीने का भी एक नियम है, थोड़ी-थोड़ी देर में पीते रहें। जब पानी पिएँ तो आजकल मैं देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, बॉटल निकाली और ऊपर से मुँह से ऐसे डाला जैसे हम पेट को भर रहे हैं, पीना नहीं हुआ। चाय पीते हैं आप, किस प्रकार से पीते हैं? एक घूँट लिया, थोड़ी देर मुँह में घुमाया, उतारा, फिर दूसरा घूँट लिया। पानी ऐसे ही पिया जाता है। जब तक मुँह में उसमें लार नहीं मिलेगी, वो रुकेगा नहीं तो लार कैसे मिलेगी? वो लार पानी के साथ-साथ अंदर जाती है, वो पाचक रस है और वो क्षारीय है। जब हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है, तो उसको काउंटर कौन करेगा? लार करेगी। लार उसको क्षारीय बनाएगी। क्षारीय जो होता है, वो रोगों को ठीक करने के लिए होता है। एसिडिक होता है, वो रोगकारी होता है, उससे रोग बनते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए पानी को हम मुँह में घुलाएँ और लार उसमें मिलाएँ और फिर उसको धीरे-धीरे अन्न को हमारा लिक्विड बना रहे, तरल बना रहे। जैसे-जैसे वो गाढ़ा होता जाता है, ऐसे-ऐसे उसमें हम पानी डालते जाते हैं। और यही पानी आंतों के द्वारा सोख करके रक्त को भी पतला कर देता है, ताकि हृदय को पंप करने में आसानी हो। नलियाँ हैं खून की, रक्त नलिकाएँ, वो लिक्विड में जब तक रक्त रहेगा तब तक वो भी साफ रहेगी। जैसे ही लिक्विड कम हुआ, रक्त गाढ़ा हुआ, तो वो रक्त बहने में असमर्थ हो जाएगा, हृदय को ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, नलियाँ उससे टूट-फूट होंगी, हृदय को भी दिक्कत होगी, उसकी मांसपेशियाँ खराब होगी, सारी समस्याएँ हैं ये। ज़रा-सी सावधानी, हमारी जीवन शैली में इस बात को आप रखें, पानी का प्रयोग कैसे करें? तो साधारण बात मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 3 लीटर पानी दिन में हमको पी लेना चाहिए। लेकिन वो पीना कैसे चाहिए? बार-बार हमारे सामने पानी हमेशा रखा होना चाहिए। देखते ही याद आ जाती है। तो जब याद आ जाती है तभी उसको आधा गिलास धीरे-धीरे, घूँट-घूँट करके पीते रहें। मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मेरा गला सूखता है। क्यों सूखता है? मेरी आवाज़ के साथ-साथ वाष्प के रूप में ये पानी भी जाता है। तो जब गला सूखता है तो आवाज़ मुश्किल हो जाती है निकलना। तो आप समझिए जब आप बोलते हैं तब भी आपको लिक्विड की ज़रूरत है। आप काम करते हैं, तेज़ी से श्वास चलने लगती है, प्रश्वास में भी पानी जाता है बाहर, तो ये पानी की कमी होती है। इसकी भी पूर्ति करना है, ऐसा नहीं कि आपको भोजन के लिए, पचाने के लिए चाहिए पानी। बोलने के लिए, काम करने के लिए, आपके जोड़ों को मूवमेंट में वहाँ भी साइनोवियल जो होता है, वो भी पानी का ही बना हुआ होता है। तो इसकी सबकी पूर्ति सुचारू रूप से हमारा शरीर काम करता रहे, इसके लिए लगातार निरंतर पानी की हमको पूर्ति करना पड़ती है, क्योंकि खर्चा भी निरंतर हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम पी रहे हैं तो स्टोर हो रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है। इधर हमने पिया, उधर खर्चा भी चालू है। तो जैसे वो कम पड़ता जाता है और हमको याद ही नहीं आई, हम तो किसी काम में बिज़ी हो गए, 3 घंटे, 4 घंटे तक हमने पानी ही नहीं पिया, तो उसका भुगतान शरीर को करना पड़ेगा। और फिर किसी दिन वो एक बीमारी का रूप में आपके सामने आएगा और तब आपसे कहा जाएगा कि उपवास करिए और दिन भर पानी पीजिए। तो उपवास काल में हमको कम से कम 3, 4, 5 लीटर तक पानी, और वो पानी का वो रक्त में से विषाक्त पदार्थों को घुला-घुला करके वो निष्कासन करेगा। नींबू, ये नींबू इसमें सहायक है, वो भी पदार्थों को घुलाता है। और नींबू पिएँगे पानी के साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा मूत्रल है वो, ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आएगी और सारा शरीर आपका निर्मल साफ-सुफ हो जाएगा। तो जल सफाई के काम भी आता है, परिवहन के भी काम आता है, आपके शरीर के हार्मोन के लिए भी, जैविक प्रक्रिया के लिए भी, रासायनिक प्रक्रिया जो चलती है हमारी, लिक्विड के बिना नहीं चल सकती। अब इसमें कुछ नियम हैं।
यदि पानी, देखिए जल की मांग तापमान के अनुसार भी होती है। गर्मी के दिनों में हम जल की मांग ज़्यादा करते हैं। इसी प्रकार से कुछ हमारे आदत के कारण, जैसे जिसको यदि गुस्सा आता है तो पानी की कमी के कारण आता है। याद रखिए इस बात को। पानी की कमी से गुस्सा आता है। आप जैसे ही पानी पीते हैं आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। और हार्मोन यदि आपके कम बन रहे हैं, पानी पिएंगे तो बराबर हार्मोन प्रणाली आपकी काम करेगी और अधिक से अधिक आपको उसमें ऊतकों में खिंचाव। जब पानी की कमी होती है तो शरीर में ऐंठन आती है, हम उसके लिए गोली लेने जाते हैं। अब देखिए कितना विपरीत काम करते हैं हम। पानी से जो काम सुधरता है उसके लिए हम दवाई लेने जाते हैं। देखिए पानी का कोई विकल्प नहीं है। आप समझे कि मैंने तो शरबत पी लिया था या मैंने फलाना जूस पी लिया था, वो उसका विकल्प नहीं है पानी का। आप पानी का कोई विकल्प मत चुने और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पानी को, आप पानी की पूर्ति पानी से ही करें। कब्ज होती है, मल सूखता है, पेशाब में संक्रमण हो जाता है, गुर्दे खराब हो जाते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं आपने पानी कम पिया होगा। क्यों? कि गुर्दे में संक्रमण हो गया। जैसे जैसे मूत्र गाढ़ा होने लगता है तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो गुर्दे में सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो परिवहन क्रिया, निष्कासन क्रिया और तीसरी क्रिया जो होती है पानी की कठोरीकरण। अब कठोरीकरण के मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आपके पेट की प्रॉब्लम है तो पेट पर हम क्या करते हैं, पानी की पट्टी, भीगे हुए कपड़े को दोहरा तिहरा करके और हम पेट पे रख दें। ये क्या करेगा? ये आपकी मांसपेशियों को गति देगा और आंतों में गति आएगी, गति ठंडक आएगी, आंतों की गर्मी वो कपड़ा ले लेगा ठंडा, और मल जो चिपका हुआ है आपका आंतों में, कब्ज है आपको, तो वो उसको हटा देगा वहाँ से। फिर एनेमा द्वारा हम पानी प्रेषित करेंगे अंदर आंतों में, तो वो चिपका हुआ जो था, घुला हुआ, वो वापस लिक्विड फॉर्म में आके और आपके शरीर से बाहर हो जाएगा। पेट की कोई भी गड़बड़ी हो, चाहे अल्सर हो, चाहे सूजन हो आंतों में, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो गया हो, आंतों की गति कम हो गई हो, आपको मालूम है आंतों में एक सर्पिल गति होती है जो वो बचे हुए अवशेष भाग को आगे बढ़ाती रहती है, पीछे नहीं लौट के जाता। वो वाल्व ऐसे होते हैं जो केवल आगे की ओर ही उसको धक्का देके बढ़ा देते हैं। तो ये गति, सर्पिल गति आंतों की जब कमज़ोर हो जाती है तो अन्न आपका जो बचा हुआ का शेष भाग है, मल, वो पड़ा रहता है आंतों में, आंतें एक्टिव नहीं है। तो ये पानी उन आंतों को भी एक्टिव करता है, अल्सर को भी ख़त्म करता है, कब्ज को भी ख़त्म करता है, अगर गैस कहीं रुकी है तो उसको भी निष्कासन करता है। क्या काम करना पड़ेगा आपको? पानी की पट्टी, ठंडे पानी की पट्टी पेट पर रखना, पसलियों से नीचे और पेड़ों तक ठंडे पानी की पट्टी। यहाँ पर मिट्टी की पट्टी भी रखते हैं, वो हमने बताया होगा उस समय जब मिट्टी के बारे में बोला था। पानी की पट्टी, गर्म पानी, ठंडे पानी से सिकाई, पेट की सिकाई। गर्म पानी की थैली लें, फिर ठंडे पानी का एक बाउल रखें पास में, उसमें एक कपड़ा डुबो के रखें। 3 मिनट तक हम गर्म पानी से सिकाई करें पेट की। ये भी 3 मिनट के बाद 1 मिनट के लिए हम ठंडे पानी से सिकाई करें। ये अल्टरनेट सिकाई 4-6 बार करेंगे हम। इससे क्या होगा? गर्म पानी उन चीज़ों को, मांसपेशियों को फैलाएगा, ठंडा पानी उनको सिकोड़ेगा। एक बार फैलना फिर सिकुड़ना, एक बार फैलना फिर सिकुड़ना, ये हरकत मांसपेशियों में होने लगेगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वहाँ पर गंदा रक्त हट के ताज़ा रक्त उनमें आने लगेगा मांसपेशियों में, तो मांसपेशियाँ जीवित हो जाएगी और अपना काम करना शुरू कर देगी।
क्या काम करेगी आंतों में? उनमें सर्पिल गति बनेगी, आकुंचन प्रकुंचन होकर के आंतें हिल करके और आपके सूखे मल को आगे बढ़ा देगी। अल्सर है तो क्या होगा? अल्सर में क्या होता है? उसमें प्राण शक्ति नहीं गई है, उतनी मांसपेशी में प्राण शक्ति नहीं पहुंच रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? कि वहाँ ठोस भाग ज़्यादा पड़ा है। तो उस अल्सर को धीरे 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 ढीला करेंगे और उसका जितना भी पदार्थ सड़ा हुआ है भाग, उसको वहाँ से हटाएंगे और वो मल और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर ये पानी के द्वारा हो जाएगा। अल्सर खत्म हो जाता है, गठान कितनी भी बड़ी हो। मेरा एक प्रयोग अभी चल रहा है, एक पेशेंट के साथ चल रहा, आज 18 दिन हो गए उसको। यहाँ पे जंघा के जॉइंट के पास कम से कम 1 किलो की गठान थी। 18-19 दिन के प्रयोग से वो मात्र 50 ग्राम की बची और उसका व्यक्ति का स्वास्थ्य भी सुधरने लग गया। रोग के कारण उसके मन में जो तनाव था वो तनाव भी गया, क्योंकि तनाव भी रोग पैदा करता है। अरे मुझे ये हो गया है, अरे मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, ये क्या है? ये टेंशन है, तनाव है। और तनाव के कारण बीपी अलग बढ़ेगा, हार्ट अलग परेशान होगा, उस व्यक्ति का वजन भी कम होगा, स्वास्थ्य और ज़्यादा गिर जाएगा। अब जैसे जैसे वो स्वस्थ होता जा रहा है तो उसका तनाव समाप्त हो गया, उसके मन में खुशी की लहरें दौड़ी, तो सजीव हो गया पूरा शरीर। ये भी फायदा होता है मेंटली, तो बाद में मेंटली बीमारी में हराश होता है तो बजाय ठीक होने के वो और ज़्यादा खराब होता है। तो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारा मेंटल ठीक हो, तो इसके लिए हम योग में प्राणायाम, ध्यान है, योग निद्रा है, ये भी कराते हैं। केवल जल चिकित्सा से काम नहीं चलता। प्राकृतिक चिकित्सा में योग है, तत्व चिकित्सा है और आहार चिकित्सा, ये तीनों मिलके काम करते हैं। तो ये मैंने बताया कि अल्सर भी ठीक होता है। तीसरा बताया मैंने, आंतों में सूजन आ जाता है। ये सूजन आने से रक्त, ये अन्न का संचालन रुक जाता है और गैस वहाँ रुक जाती है। तो हम कहते हैं हमें गैस हो गई पेट में। क्यों हो गई? मार्ग रुक गया। क्यों रुका? हाथों में स्वेलिंग आ गई। क्या हुआ? पानी की कमी, लिक्विड पानी नहीं बना, ठोस ज़्यादा रह गया। तो अल्सर है, सूजन है, गैस रुक जाना है, कब्ज रह जाना है, ये सारी क्रियाएं यदि आप पानी से उपचार करेंगे, गरम ठंडा पेट को सेकेंगे, गरम पानी का भी प्रयोग है और ठंडे पानी का भी प्रयोग है। पानी के प्रयोग के लिए उसके टेम्परेचर को भी हम बदलते रहते हैं, कभी ज़्यादा गर्म, कभी कम गर्म। पानी का कितने रूप हैं गर्म गर्मी के, मैं थोड़ा सा आपको इसमें से बुक में से बता देता हूँ कि इसका अधिक गरम, कम गरम, उससे कम गरम, इनके अलग हमारे पास में टेम्परेचर के हिसाब से। और जैसे जैसे हम ठंडा करेंगे वैसे वैसे वो शरीर हमारा ठीक होता चला जाएगा। गर्म भी आवश्यक है और ठंडा भी आवश्यक है, दोनों से क्रम क्रम से उपचार हम प्रारंभ करते हैं। अब ये मैंने पेट के विषय में बताया। आगे मैं बता रहा हूँ कि जैसे यदि बुखार आ रहा है तो हम पानी का कैसे प्रयोग करें। एक तो पानी उसको पिलाएंगे। सबसे बड़ी क्या है कि जितनी गर्मी शरीर में आएगी वो पानी को वाष्प के द्वारा शरीर से बाहर कर देगी। तो उसके पूर्ति के लिए हम बार बार पानी पिलाएंगे। और उपचार क्या करेंगे हम? गीली चादर लपेट, इसका नाम है गीली चादर लपेट। पानी में एक बहुत बड़ी चादर जो बेडशीट होती है उसको हम पानी में, ठंडे पानी में भिगो करके निचोड़ लें। निचोड़ करके नंगे बदन, पूरे बदन पे केवल अंडरवियर नीचे वाला लोअर वाला रहेगा और वो व्यक्ति को पूरा करके और ऐसे बिना वस्त्रहीन करके और लिटा देंगे।
लिटा करके दोनों तरफ से उस चादर को पूरी तरह पैरों से लेके गले तक, गर्दन को मुंह को बाहर रखेंगे, उसको लपेट देंगे। लपेट करके ऊपर से कंबल ओढ़ा देंगे सूखा, जो उस ठंडे पानी को हवा नहीं लगे। तो उससे क्या होगा कि उसका शरीर उसको फिर खराब हो जाएगा, ठंड लगने लगेगी। इसलिए उसको कंबल से लपेट करके वो पानी की गर्मी की भाप बन जाएगी। शरीर की गर्मी, ऊपर से कंबल ओढ़ा दिया, बीच में पानी का चादर है, उस चादर में से भाप बनेगी। वो भाप बन करके पूरे शरीर का उसका जो कचरा है वो अपने में चूस लेगी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो पानी, जो ठंडी चादर थी, वो गर्म हो गई। फिर उसको वापस बाहर निकाल देंगे और व्यक्ति को स्नान करा देंगे। बुखार उतर गया। बुखार की जो गर्मी थी वो सब चली गई। और गर्मी का कारण क्या था? उसके शरीर में कचरा ज़्यादा इकट्ठा था। शरीर खुद अपना इलाज करने के लिए शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि कचरे को उस टेम्परेचर से जला दे। और फिर शरीर पसीना छुटवाता है, तो वो जो कचरा जला हुआ है पसीने के द्वारा रोम को खुल के और शरीर से बाहर हो जाता है। यही क्रिया में सहयोग करने के लिए हम उसको गीली चादर लपेट देते हैं। जो क्रिया प्रकृति करना चाहती है, हम उसका सहयोग कर रहे हैं। पेट पर भी गीली लपेट दी जाती है, पूरे शरीर पर भी गीली लपेट दी जाती है। गले की लपेट, अब मैं आपको बता रहा हूँ गले की लपेट क्यों दी जाती है। गले में बीमारियां होती है, आप सब नाम जानते हैं उनका। छाले हैं, टॉन्सिल है, थायराइड की है, और जितनी प्रॉब्लम गले की हो सकती है, खराश है। गले में एक चौड़ी पट्टी, गले के नाप की कम से कम 6 इंच समझो, उसको पानी में भिगो दें, निचोड़ लें और गले के आसपास 4-5 लपेट दे करके ऊपर से मफलर लपेट दें। ये बात जरूर ध्यान रखना, कोई भी गीले कपड़े की लपेट को खुला नहीं छोड़ते हैं, उसको कवर कर देते हैं सूखे कपड़े से या उलन कपड़े से। उलन कपड़ा ज़्यादा बेस्ट होता है, फलालीन का कपड़ा, ताकि वो वायुरोधी हो जाए। जैसे ही वो लपेट लगेगी तो गले में जो जो भी अशुद्धियां हैं, जो जो खराबियां हैं, वो उस लपेट के द्वारा ठीक हो जाएगी। अब इसी क्रिया को थोड़ी सी एक हमारी टेक्निक और है इसकी। इस क्रिया को क्या करना है कि जल्दी फायदा लेना है, तो लपेट लगाते हुए साथ में दूसरा काम हम क्या करेंगे, गर्म पानी में पाँव रखवा देंगे। 2 क्रियाएं जोड़ रहे हैं हम। फुट बाथ, पैरों का गर्म नहान, हिंदी में नाम है फुट बाथ। एक बाल्टी में गर्म पानी लेंगे जितना वो सहन कर सके, और घुटने के नीचे तक पाँव डुबा देंगे, पूरे शरीर को कंबल से ढक देंगे। ये लपेट गले की अब क्या काम करेगी, ये दुगना काम तिगना काम करेगी। अब क्या होगा, गले का जो पदार्थ है खराब, वो यहाँ से चल करके कहाँ चला जाएगा, नीचे बाल्टी के पानी में। जिधर गर्म है वो ठंडे की तरफ से पदार्थ को खींच करके अपने में मिला लेता है। यानी गले का संक्रमण कहाँ चला गया, पैरों के द्वारा पानी में। फुटबाथ, ये अनुभव से टेक्निक आई है। क्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन हमको 2 क्रियाएं मिलाना पड़ी, जोड़ना पड़ा दोनों क्रियाओं को एक साथ। क्यों जोड़ना पड़ा, ये अनुभव की बातें हैं। खाली गले की लपेट से उतना फायदा नहीं होगा। या पेट की लपेट, पेट में भी यदि खराबी है तो फुटबाथ दे दीजिए, साथ में पट्टी चढ़ा दीजिए पेट पर और पाँव को रख दीजिए गर्म, तो पेट की सारी खराबी कहाँ चली जाएगी, बाल्टी के पानी में। घुटने में दर्द है, घुटने पे लपेट लगा दो और पाँव रख दो गर्म पानी में। घुटने का जो पदार्थ है, सड़ा हुआ भाग, वो सीधा कहाँ चला जाएगा, बाल्टी के पानी में। अब आप देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, अलग अलग लपेट तो लगती है उस स्थान विशेष के लिए, लेकिन
उसके साथ एक बड़ी क्रिया हमने जोड़ दी है, गर्म पानी में पाँव रखना। तो उसके द्वारा वो बहुत जल्दी हीलिंग होता है। ये अनुभवी डॉक्टरों को पता है। पढ़ा लिखा से एक बार दो बार पढ़ लेगा तो वो तो उस लपेट को लगा के रह जाएगा। ठीक है, चेस्ट में आपको तकलीफ, निमोनिया है, सूजन आ गई है, फेफड़ों में खराबी है, आप गले की लपेट के साथ साथ चेस्ट की लपेट लगा दो। चेस्ट की लपेट, अब ये लपेटें आपको सीखना पड़ेगी कैसे लगती है। गर्म ठंडे पानी की लपेट के ऊपर कंबल, उसको अच्छे जकड़ दो और गर्म पानी में पाँव डाल दो। फुटबाथ, आपका यहाँ का स्वेलिंग जितना भी है, निमोनिया जिससे होता है, वो सारा समाप्त होकर के और वो सब पानी में चला जाएगा, निमोनिया ठीक हो जाएगा। जितनी बीमारियां के नाम आप लेंगे, मैं सबके लिए लपेट से ही ठीक करना चाहता हूँ। सर में दर्द है, सिर को ठंडे पानी से लपेटो और पाँव रख दो गर्म पानी में, सर का सारा टेंशन पानी में चला गया, सिर एकदम हल्का हो जाएगा। दाढ़ दर्द, दांत दर्द है आपकी, तो आप यहाँ गले में लपेट लगाइए, जबड़े में नहीं लगेगी, गले में। दाढ़ का दर्द, दांत का दर्द, गर्म पानी में पाँव उधर रखे हैं, वो नीचे चला गया। और भी यदि आप क्वेश्चन आंसर के बीच में पूछेंगे तो मैं किसी भी रोग के बारे में केवल लपेट से ठीक करना बता दूंगा। ये पानी के प्रयोग है। अब कठोरीकरण, कठोरीकरण बता रहा हूँ। कठोरीकरण क्या है? मजबूत बनाना है पैरों को, तो आप ठंडे पानी में घुटने तक डुबा के पाँव और खड़े हो जाएं, 5 मिनट 10 मिनट बस, और बाहर आ जाएं और तुरंत पैरों को ढक लें। पाजामा पहन ले, पैंट पहन ले, या ओढ़ करके लेट जाए, या पहन करके थोड़ा टहल ले। वापस उन पाँव में गर्मी लाने के लिए थोड़ा घूम ले, उनसे एक्सरसाइज कर ले, पर उनको खुले नहीं छोड़े, बंद उनको पैंट वगैरह से ढक ले, तो वो पैर आपके मजबूत हो गए। कमर मजबूत करना हो तो कमर तक डूब जाओ पानी के अंदर, खड़े रह जाओ 5 मिनट, फिर उसको पूरे बदन को ढक लो। कमर का जो दर्द है वगैरह कमजोर हो गई है, मजबूत हो जाएगी। रीढ़ को मजबूत करना है तो लेट जाइए ठंडे पानी के टब में, रीढ़ जहाँ तक डूब जाए। और ये ठंडे पानी में लेटना करने का 5 मिनट से अधिक कुछ भी नहीं करना है, 5 के भीतर ही भीतर रहना है। ज़्यादा देर तक अगर रहेंगे तो फिर वो शीत का रोग हो जाएगा। वो वापस पदार्थ जो ठंडा हुआ है शरीर का भाग, उसको पुनः गर्म होना है। इसके लिए उसको तुरंत ढकना भी है, तुरंत नहाना नहीं है, उसको ढक के वापस गर्मी लेना है। ये रीढ़ स्नान, इसी प्रकार के सारे स्नान जो है बताए गए हैं, ये ठंडे पानी के सहयोग से उस अंगों को हम मजबूत करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं कठोरीकरण का सिद्धांत। शरीर को कठोर बनाना, कड़क बनाना, ताकि वो सर्दी गर्मी बरसात के झंझावत को सहन कर सके। बहुत से लोगों को जैसे ही वो बाहर निकले सर्दी के दिनों में सर्दी आ गई, खांसी आ गई, छींक आ गई। क्यों? कि उनके वो अंग मजबूत नहीं है, मौसम को सहन करने के लिए अनुकूल नहीं है। उनको अनुकूल बनाने के साधन है ये कठोरीकरण के। किसी भी अंग को मजबूत करना है तो ठंडे पानी में लपेट दो और थोड़ी देर के लिए उसको ढक के रखो, ठंडे पानी में डुबो दो और तुरंत ढक के रख दो उसको, मजबूत हो जाएगा वो। तो इस प्रकार से, और भी यदि आप प्रश्न के दौरान कुछ पूछेंगे तो मैं और बातें भी आपको बता दूंगा। 15 मिनट का समय आपके पास, 20 मिनट का। श्री राम। ओम। जी ओम। दादाजी, दो प्रश्न है मेरे। हाँ एक तो मेरा नाती है, हाँ वो मतलब इस समय दूसरी कक्षा में गया है, तो वो हाँ बहुत अंडर वेट है। मतलब हाँ। वो उसके मतलब पता नहीं कैसा है कि वो मतलब उसका वजन ही नहीं बढ़ता, मांसपेशी नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब है कि ये क्रिया पाचन क्रिया से संबंधित है। जी।
क्योंकि रक्त बनेगा तो जब तक पाचन सही नहीं होगा रक्त बनेगा कैसे? आप उसको ये देखें कि पेट कब्ज तो नहीं है। कब्ज अगर है तो पहले उसके पेट पर गरम ठंडा सेकें और फिर जी ठंडे कपड़े की लपेट लगाएं, ऊपर से उसको गरम कपड़े से ढक दें। जी कुछ दिनों तक ये क्रिया चलेगी तो लीवर ठीक काम करेगा, आंतें ठीक काम करेगी, पैंक्रियास ठीक काम करेगी, मल निष्कासन ठीक से होने लगेगा। फिर उसको पौष्टिक अन्न पे लाएं। जी पौष्टिक अन्न में आहार चिकित्सा में हम बताएंगे उनको। और वैसे भी वजन बढ़ाने के लिए मैं बताऊं आपको, अश्वगंधा का प्रयोग करा सकते हैं। जी अश्वगंधा अरिष्ट पिलाएं उसको। जी और आयरन आयरन वाली चीज़ें साग सब्जियों के रस पिलाएं, जी नट्स खिलाएं। जी सोयाबीन सोयाबीन जो है वो वजन बढ़ाने में ठीक रहता है। जी उसको गला गला करके उसका प्रयोग करें, गला कर। जी और दूसरा प्रश्न है सर, ये जैसे हम एनीमा, मतलब एनीमा माह में कितने बार ले सकते हैं? आपको संतोष हो जाए कि मेरा मल सब निकल चुका है तो फिर जरूरत नहीं, एक बार भी ले लो तो चलेगा। एक ही बार लेना चाहिए। दिन में आपको ज़्यादा बार एनिमा नहीं लेना है। और आप देखो कि पहले तो मल आपका वैसे ही निष्कासित हो जाए, पर मान लो ये समस्या ही है कि कब्ज है हमको, तो पहले गरम ठंडा उसको सेकें। गरम ठंडा सेक करके और फिर लपेट लगाएं पेट पर, या मिट्टी की पट्टी लगा लें। तो जी जब आंतें आपकी सही हो जाएगी तो फिर सारा शरीर ही स्वस्थ है आपका। जी सर, हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, वो कहते हैं इतना मतलब उनका मल कठोर हो गया है कि हाँ वो बहुत परेशान रहते हैं हमेशा। तो मल कठोर होने का मतलब ये कि पानी पिया नहीं उसने ठीक से, जी या भोजन ऐसा किया है जो बिल्कुल ड्राई है, तो जी उसके लिए पानी के प्रयोग बढ़ाइए। फल का रस दीजिए, सब्जियों के रस दीजिए, जी रसीले फल खिलवाएं, टमाटर की सब्जी खिलवाएं, पालक की सब्जी खिलवाएं। जो मल को निकालने वाली चीज़ें हैं वो सब्जियां हैं। और उसको गरम ठंडा पेट को सेक लें, लपेट लपेट लगा लें, फिर एनिमा के द्वारा उसको बाहर कर दें। जी। और ये अभी इन्होंने अ, ये जो हृदय राम जो है ना अपने बैरागढ़ में, प्राकृतिक हाँ चिकित्सा, है सर। हाँ हाँ। उन्होंने एक यंत्र निकाला है बहुत छोटा। वो कहते हैं कि आप प्रतिदिन ये ले सकते हैं। मैं मैं बताता हूँ उसको, जरा देखो आप। क्या चीज़? क्या क्या बोला आपने, फिर से बताना। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ये मेरे हाथ में दिख रहा है आपको ये यंत्र? ये एक हाँ छोटा सा, हाँ हाँ, एनिमा है। हाँ, ये छोटा एनिमा है। हाँ, और एनिमा। हाँ है ना, और ये छोटे एनिमा को वो ये कह रहे हैं कि आप इसको जो है अ, मतलब प्रतिदिन कर सकते हैं। छोटा एनिमा है ये, बस हाँ, इसको लगा सकते हैं। छोटा काय का है तो नॉर्मल है, यही तो चलता है। यही है। हाँ, 1 लीटर पानी का है ये। नहीं, एक का नहीं है ये। एक का नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, तो वो एक वाला आता है, उसको ले लीजिए आप। ये हाँ। और 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 इसका वो कह रहा है कि आप इसका तो प्रतिदिन उपयोग कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस इस पर बैठना है। निरापद है ये, कोई इसमें केवल पानी में नींबू का रस निचोड़ दीजिए, अच्छा अच्छा अच्छा। छान करके। हाँ छानने से क्या होगा, उसका कचरा नली में नहीं फंसेगा। हाँ, ये 750 ml का है सर, हाँ, इसमें। वो ठीक है। वो एक 1 लीटर वाला आता है, चौरस होता है वो, चौकोना। हाँ, और बहुत अच्छा मिल रहा है बाजार में वो भी। तो और एक इसमें लीटर आप आधा का भी ले सकते हैं, जितना लेना उतना। इसमें सब
उनने अंकित किया है ये। देखिए, आपको एनिमा का 1 लीटर तो पानी लेना ही लेना है। आंतें बहुत लंबी चौड़ी होती है, जी 1 लीटर पता ही नहीं चलता है आपकी आंतों में। आप जी थोड़ा पानी लेंगे तो फिर वो उसी समय तत्काल तो नहीं निकलेगा, वो धीरे धीरे घुलेगा घुलेगा और फिर अपनी मर्जी से निकलेगा 1-2 घंटे बाद। जी जी और पूरा पानी लेंगे आप तो वो घुल करके तुरंत प्रेशर बनेगा और एकदम बाहर हो जाएगा। जी जी ओम सर। और सर ये पानी का जो टीडीएस होता है वो कितना होना चाहिए और बढ़ने का क्या कारण है? क्या पानी का टीडीएस, क्या फिर से बोलो, जरा स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये पानी का जो टीडीएस होता है हाँ वो बहुत बड़ा हुआ आ रहा है, क्योंकि ट्यूबवेल तो नीचे गहराई से पानी निकालते हैं, आजकल कुएं तो धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। तो ये हाँ, ज्यादा जो टीडीएस आता है तो ये इसको क्या कम करने का कुछ है, या इस टीडीएस पानी से कुछ होता नहीं है शरीर में? ये क्या होता है, मैं इसे समझ जानता नहीं इसको, टीडीएस क्या होता है पानी का। अच्छा अच्छा। मैं इसको थोड़ा समझावा मेरे को, क्या और आरओ का पानी है, क्या है ये? नहीं, जैसे पानी का अपन दादाजी टीडीएस। हाँ बताइए जी। दादाजी दादाजी ये टोटल सॉल्युबल सॉल्वेंट जो मतलब पानी में अंदर घुलनशील पदार्थ है उनकी मात्रा होती है। तो ये हाँ, सामान्यतः जो कहा जाता है कि 150 के आसपास होना चाहिए। अच्छा, 150 से 200 हाँ, होना चाहिए ऐसा बोलते हैं। पर ये जो आरओ वाले हैं ये इसको 100 के आसपास, क्योंकि उनको मशीनें बेचना होता है, तो वो हाँ, हाँ। बोलते हैं ये 100 के आसपास रखने की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा देखो, ये बिजनेस वाला हो गया है, इसको थोड़ा सा कोई विशेषज्ञ होगा तो वही बताएगा कि क्या ये हाँ, टीडीएस का। जी मैं आपको ये बताऊं कि आप तो इन आरओ के पानी के चक्कर में मत पड़ो। कुएं का पानी लो, सीधा नल का पानी भी ले सकते हो। सादा पानी लो जो रोज हम पीने के लिए काम लेते हैं, नल में आता है हमारे पास में, उसको ही ले लो। थोड़ा सा पानी को कुनकुना करना पड़ता है। एनिमा वाले पानी को थोड़ा सा गर्म करके और उसका साधारण टेम्परेचर जो हमको हथेली पर या पृष्ठ पर डाल के देखें कि हाँ हमारे अनुकूल है, हम नहाने का पानी कैसा होता है, बस उससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और गर्म होने का मतलब ये है कि उसमें किसी प्रकार के कीटाणु होंगे तो वो गर्मी के कारण मर जाएंगे। आप उस पानी को छान लीजिए और फिर उसमें नींबू डाल करके उसको प्रयोग कर लें। डॉक्टर किशोर सर। हाँ, सर दुबे सर का हैंड राइज। हाँ, धन्यवाद भाई। है हाँ, दादाजी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। दादाजी हमारे मतलब घरवाली के दो सवाल है। एक तो घुटनों का दर्द पानी से कैसे कम किया जाए, और जो बढ़ा हुआ पेट है उसको हाँ, कम करने में पानी चिकित्सा कैसा काम करती है, बहुत बताइए। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है आपको। देखिए, हमने अभी बताया था कि पानी का गुण है कि वो दूषित पदार्थ को जो शरीर में है निकालने के लिए पहले उसको घुलाता है। वो घुला करके फिर उसको शरीर से बाहर निष्कासित करता है। तो घुटने को ले हम, घुटने को गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा उसको बार 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 हम सेकेंगे। कैसे? 2 बाउल रखिए आप, एक गर्म पानी का और एक ठंडे पानी का। दोनों में 2 छोटे छोटे नैपकिन रखिए। गर्म पानी के नैपकिन को घुटने के आसपास लपेट दें। फिर वो ठंडा हो जाए दोबारा फिर पानी में करें। फिर उसको जब तक गर्म रहे उसको रखा रहने दें, फिर निकालें, फिर दूसरा लपेट दें। 3 मिनट तक लगातार लपेटते रहिए। 3 मिनट के बाद वो हटा दीजिए और फिर ठंडे पानी वाला कपड़ा घुटने के आसपास लपेट दें। यानी घुटने को हम 3 मिनट तक गर्म रखेंगे और 1 मिनट तक हमको बिल्कुल ठंडा। यानी आप चाहें तो फ्रिज का ले लें पानी, जितना ठंडा होगा उतना ज़्यादा फायदा करेगा। और वो ठंडा पानी क्या करेगा, घुटने के मांसपेशियों को सिकोड़ेगा जोर से। वो गर्म पानी क्या करेगा, उनको फैलाएगा। तो ऐसे फैलाना सिकोड़ना से होगा क्या कि वहाँ पर जो एक्स्ट्रा पदार्थ जमा हो चुका है
यूरिक एसिड समझ लीजिए या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो वहाँ से फिर उसके आसपास एक पट्टी चिपका के लपेट देंगे और ऊपर से सूखी पट्टी लपेट देंगे। तो वो वहाँ से देखेंगे सूजन होगी तो सूजन कम हो जाएगी, उसके अंदर कोई पदार्थ जमा है तो वो निकल जाएगा और 2-4 बार के प्रयोग से घुटना आपका फ्री होने लगेगा। वहाँ पर साइनोवियल जो पदार्थ है लिक्विड, वो अगर नहीं बन रहा है तो वो बनने लगेगा। वहाँ की मांसपेशियाँ ताज़ी हो जाएगी और अपना काम करके वो लिक्विड बना लेगी। वही कमर का भी है। पेट का आपने पूछा था, पेट को गर्म पानी ठंडे पानी से सेकना। पेट के लिए एक थैली बनी होती है, उसमें गर्म पानी भरें, उसको 3 मिनट तक सेकें, फिर ठंडे पानी से 1 मिनट सेकें कपड़ा डुबो करके। ऐसे लगातार उसको कम से कम 4-5-6 बार कर लें और फिर एक पेट के आसपास ठंडे पानी की पट्टी लपेट करके ऊपर से उसको सूखे से लपेट दें और 1 घंटा तक उसको रहने दें। तो पेट में जमा हुआ जितना भी मल है वो सब बाहर हो जाएगा एनिमा के द्वारा। पेट बढ़िया हो जाएगा, आंतें ठीक हो जाएगी, लीवर ठीक काम करेगा, सारे अंग भीतर के ठीक। कम से कम 7-8 दिन तक लगातार करेंगे तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी पेट की। सुंदर, धन्यवाद दादी। बहुत बढ़िया दादाजी, और सुंदर प्रश्न आदरणीय दुबे सर का। और इसके साथ में आगे अब आदरणीय सम्माननीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि पिछले बार भी उनके कुछ प्रश्न थे और वो संवाद नहीं कर पाए समय के कारण। तो आज मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी धन्यवाद। नमस्कार दादाजी, बहुत सुंदर। आज का भी सत्र बहुत ही सुंदर था और लग रहा है कि ये लगातार चलते रहे कुछ बार और तो सबके समाधान भी हो जाएंगे। मेरा प्रश्न ये है कि आपके वहाँ जब आप चिकित्सा कराते हैं तो हाँ, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? उसके लिए पहले से बताना पड़ेगा? ये कैसे चलता है आपके वहाँ? जो आपके पास पेशेंट आते हैं, आप बता रहे हैं आपके पास पेशेंट्स आते रहते हैं, देखो तो उसके एक लिए क्या बात प्रक्रिया है? मेरी एक कमजोरी है, वो ये है कि मेरे पास टीम नहीं है, प्लेटफार्म नहीं है। अब मैं इस उम्र में, हमारे घर में सब एलोपैथी वाले हैं, तो मैं तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा पदार्थ हूँ। मैं तो बाहर समाज में जा कर के करता हूँ, उनके घर जाके, जिसका जो पेशेंट है उसके घर चला जाता हूँ, तो सारी व्यवस्था वहीं जुटा लेता हूँ। अभी जिस पेशेंट के यहाँ जा रहा हूँ उसके यहाँ घर में अच्छी लंबी चौड़ी जगह है, कच्चा आंगन है, उसने खुदवा के वहाँ टब बना लिया है। मैं आपको उसके चित्र भेज सकता हूँ और उसको रोज उसमें लिटा रहा हूँ। उसकी 1 किलो की गठान 50 ग्राम रह गई है मिट्टी चिकित्सा में। तो ये है, उम्र के हिसाब से मैं अब इतने रिस्क लूँ कि सब सारा ताम झाम जमा हो, उसको संभालेगा कौन? हेल्पर कोई नहीं है। आप लोग कहीं भी शिविर लगाएं तो मैं वहाँ आ सकता हूँ और सबको इलाज सिखा दूंगा मैं कैसे करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। बहुत ये हम शिविर कितने दिन का होगा दादाजी? शिविर कम से कम 10 दिन का तो होना ही चाहिए। जी। कितने लोग इसमें आ सकते हैं अगर कोई शिविर कहीं पर लगे इस तरह से? कार्यकर्ता अगर अपने पास होंगे तो शिविर कितना ही बड़ा लगा लें आप, कार्यकर्ता अच्छा, आप में से ही बना दूंगा मैं। जी। मैं वो किसी बाहर से के भी, कार्यकर्ताओं को ढूंढा जाए कि कौन तैयार अरे होता है? कार्यकर्ता साधारण समझ वाले व्यक्ति होंगे, मैं उनको सब सिखा दूंगा जी 2 मध्य मिनट में। प्रदेश में हाँ, मध्य आप सब। प्रदेश में दादाजी, ये रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब और इनकी पूरी मध्य प्रदेश की टीम अगर वहां पर एक शिविर का नियोजन कर सकते हैं तो दादाजी अवश्य आ सकते हैं और 10 दिन उन पर क्रिया हो सकती है। जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, है ना सब दादाजी? सारी चिकित्साएं, प्राकृतिक चिकित्सा के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब, और इसमें ज़्यादा एपरेटस की भी आवश्यकता नहीं होती, अपने वहीं से सब अरेंज हो जाएंगे। एनिमा का डिब्बा है, सब अपने पास रखो अपना अपना, बाकी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़े। कुछ कपड़े वगैरह चाहिए तो वहाँ मिल जाएंगे। चलिए, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद आ, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। सुंदर
संवाद और महत्वपूर्ण विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। और हमारे बहन कल्पना जी का और रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का हैंड राइज है, ये प्रश्न किए जी। जी आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी। जी दादाजी को प्रणाम। और आज आदरणीय पवन कुमार जी के संवाद में जो बात आई है, आपने जो कहा है कि अपने पास वो नहीं है, मेरा एक है कि आपका 10 दिन का या 15 दिन का शिविर लगाएं। कार्यकर्ता क्या रहेंगे वो ये सब सारी चीजें अपन कर लेंगे चर्चा कि आपको क्या क्या आवश्यकता रहेगी। और एक 15 दिन का मैं तो कहता हूँ शिविर लगे, उसमें मरीज रहें और कार्यकर्ता रहें और सीखने वाले रहें। बिल्कुल और तो इससे जो है बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाएगा। जो आने वाली पीढ़ी है उनको आपका जो है ज्ञान मिल जाएगा और वो सीख जाएंगे। तो क्योंकि जो आपका अनुभव है ये 100% प्रमाणित है। जो आपके विचार हैं और जो आप में ज्ञान है, वो ज्ञान तो अथाह ज्ञान है। कहाँ कैसे आपने उसको अर्जित कर लिया, कितना परिश्रम किया होगा। आदमी एक लाइन पढ़ता है, उसको 10-10 बार पढ़ना पड़ता है तब याद होती है। लेकिन आपको जो है कितना ज्ञान है इसके बारे में। और हर चिकित्सा, चाहे वो जल चिकित्सा हो, चाहे मिट्टी चिकित्सा हो, चाहे वायु चिकित्सा हो, हर चिकित्सा के बारे में आपको ज्ञान है, इतना अथाह ज्ञान है। तो इस ज्ञान को निश्चित जो है सजोना चाहिए। मैं आदरणीय पवन कुमार जी से, आदरणीय उपस्थित सदन से, आदरणीय शरद भैया हैं, हम लोग सब लोग विचार करें और इसको जो है एक शिविर लगाएं। और शिविर लगा करके ये 15 दिन का, और इनमें जो भी लोग सीखना चाहते हैं उनको वहाँ रखें, या किसी हम महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या आयुष विभाग या इनसे कुछ करके लोग लड़के सीखना चाहते हैं उनको भी बुला करके कार्यक्रम पे विचार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें विचार जरूर करें। जी ओम। ठीक, जय श्री राम। बहुत बहन सुंदर विचारों के साथ और आगे बढ़ते हैं। और हम कल्पना साहू जी, आपने प्रश्न किया है। जी दादाजी को सादर प्रणाम। मेरा जय श्री राम। प्रश्न जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या शरीर की प्रकृति के अनुसार भी पानी की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है? क्योंकि मेरे हाँ को हाँ एसिडिटी की बिल्कुल। समस्या है तो हाँ ज्यादा हाँ पीना पड़ता बिल्कुल ठीक कहा आपने। है। मात्राएं कम ज्यादा अपने शरीर की स्थिति देख करके होती है। जी, तो मेरा गला सूखता है बहुत ज्यादा और हाँ हर थोड़े देर में, आधे घंटे में पानी पीना पड़ता है। हाँ, तो पानी की मात्रा बढ़ा दें। दूसरा कि गला सूखने के कुछ कारण हो तो आप गले के एक लपेट कर लें, गले के आसपास गीली पट्टी लगा लें पानी की, और सूखी पट्टी से उसको कवर करके गर्म पानी में पाँव रख लें। तो गले में जो मांसपेशियां हैं वो स्वस्थ हो जाएगी। उनमें कुछ न कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसके कारण से वो ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही है। तो गले की पट्टी हो जाएगी और गर्म पानी में पाँव रखा जाएंगे फुट बाद, तो गले के जितने विकार हैं वहाँ से सब रिमूव हो जाएंगे। जी, और गले में गला ठंडे पानी की पट्टी रखना है गले पर। ठंडे 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 जी ठंडा, देखो ठंडा रिप्लेस करता है हर चीज को, और गर्म उसको अपनी तरफ बुलाता है। तो गले का जो संक्रमण है हम पैरों की तरफ ले जा करके पानी के द्वारा विसर्जित कर देते हैं। तो गले में ठंडी पट्टी और गर्म पाँव में पानी वो रहेगा तो वो नीचे की तरफ खींच लेगा उस पदार्थ को। गंदा खून है, गंदा रक्त है और कोई चीज जमी है, उसको हटाना है। तो यही तरीका होता है। ओम। जी बहुत सुंदर। दादाजी, एक मेरा मेरा एक आधा सवाल रह गया था। ये मेरे श्रीमती जी को रात में बुखार आता है और हमेशा रहता है बुखार। रात में? जी अच्छा अच्छा, तो बुखार रहता है तो एक काम करिए कि आप देखो, प्रकृति बुखार लाना चाहती है। शरीर की प्रकृति जो है ना, उसमें अभी इम्यूनिटी पावर हमारी जो होती है वो चाहती है कि बुखार आए इनको, लेकिन उनकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर है कि बुखार ला नहीं पा रही है। उनको अच्छा तेज बुखार आ जाए, इसका प्रयोग है ये गीली चादर लपेट, गीली चादर से उनको कवर करके
सूखे से उसको ढक के और उनको 1 घंटे के लिए सुला दें, तो सारा बुखार का जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, फिर उनको बुखार नहीं आएगा। जी 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 दादाजी, बहुत सुंदर। जो बताते हैं दादाजी उसी अनुसार सबने अपने अपने घर में क्रिया करनी चाहिए और रिजल्ट भी बताना जरूरी है आगे, जी जी तो पता जी, चलता ऐसे ही है। करेंगे। तो इसी तरह आगे आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल भैया। जी दादाजी, सादर प्रणाम। जय श्री राम। जी दादाजी, दादाजी ये पूछ रहे थे, ये हमारी जो पत्नी है इनको शरीर हमेशा गर्म रहता है, मतलब जो अच्छा। नॉर्मल टेम्परेचर है उससे बहुत ज्यादा गर्म रहता है, तो हाँ क्या कारण हो सकता है, क्यों, और उसको कैसे वो किया जा सकता है? हाँ, देखिए उनके चमड़ी में जो रोमकूप है वो बंद है, तो उनको भी खोलने का है। गीली चादर लपेट, उनके बदन के आसपास गीली चादर ठंडी, बिल्कुल ठंडी लपेट करके, और ऊपर से उनको कंबल से लपेट दिया जाए। थोड़ी देर तक उनको ठंडक रहेगी बदन में, फिर गर्म हो जाएगी चादर, और आप निकाल दें और उनको स्नान करा दें ठंडे पानी से। पसीना भी बहुत आता है नॉर्मल। फिर नहीं आएगा। जी जी, हो, धन्यवाद दादाजी। बहुत सुंदर 2 प्रश्न आए हैं और एक ही समान प्रश्न है, और इसी तरह इसी प्रश्नों का निराकरण अगले हफ्ते में जिनके रिजल्ट आए उन्होंने बताना है सदन में कि क्या हो रहा है, परिवर्तन क्या हुआ चुका है। तो इस तरह से दादाजी को बता देना है रिजल्ट। और अभी हैंड राइज तो नहीं चलेगा, फिर भी मैं क्षमा चाहती हूँ। अब नारायण मीना जो है साहब, आप भी अगले सप्ताह में प्रश्न करिए, समय हो चुका है। और मैं शरद भैया से निवेदन करती हूँ कि हम कार्यक्रम के समापन की तरफ चले, आभार कराने का कष्ट करें। शरद भैया। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया, और आज दादाजी ने बहुत महत्वपूर्ण चीजों पे हमें बताया कि हम लोग कैसे स्वस्थ रहें और पानी का क्या महत्व है। तो दादाजी को बहुत बहुत प्रणाम कि वो ऐसे ही हमारे सदन में आते रहें, ऐसी ऊर्जा देते रहें। उनको बहुत बहुत प्रणाम। और कल नई ऊर्जा के साथ, नए अतिथि के साथ सुबह 8:30 बजे। जी ओम, प्रणाम। जय श्री राम। नारायण जी मीना जी का विशेष रिक्वेस्ट है शायद, तो विशेष कोई है तो ले लीजिएगा 1 आध मिनट। जी मैं दादाजी जी प्रणाम। जी समय हो चुका। मैं तो यही कह रहे थे दादाजी, जो बेंजिन जो किया है, आपका एक शिविर जरूर होना चाहिए पूरा यहाँ पे होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में। हाँ यहाँ हाँ लोग ज्यादा जुड़े, और एक शिविर यहाँ आपका जरूर होना चाहिए, सभी विचार करके। और मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि मेरी एक बच्ची है, फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, उसका पढ़ने में सर दर्द बहुत ज्यादा करने लगता है, उसका बहुत सर दर्द, तो वो अच्छा। ठीक नहीं होता। वो जी बहुत ज्यादा सर दर्द करता है उसका। हाँ जी दादाजी। उसका पेट खराब है। जी हाँ पेट खराब है, पेट में मल भरा हुआ है, कब्ज है उसको। जी। तो पेट का उपचार होगा तो उसका सिर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। चलो सर दादाजी, आप बता दो या मैं डायरेक्ट फोन पे बात करूंगा आपसे फिर आप तो ऐसा करिए कि उसके पेट जी को गर्म ठंडा सेक करके और मिट्टी पट्टी रख दीजिए जी जी पेट पर 1 घंटे के लिए। जी जी ऐसा ऐसा 2-3 बार करेंगे आप, और एनिमा लगा जी के पेट साफ करवा लीजिए, उसका सिर एकदम हल्का हो जाएगा। जी जी दादाजी। ठीक है। आप लोग जब भी कोई शिविर की सोचें तो मुझे बता दें, क्योंकि मेरे आरोग्य भारती में भी कुछ कार्यक्रम रहते हैं, तो मैं एडजस्ट कर लूँगा। जी दादा, 1 हफ्ते का शिविर रखेंगे दादाजी अपने यहाँ नर्मदापुरम में। 1 हाँ हफ्ते नहीं का शिविर रखेंगे पूरा, और सभी हाँ, अच्छे पर बच्चों वो को उसमें शामिल करेंगे। पर वो जी दादाजी। समय समय कौन सा होगा वो बताना पड़ेगा। मैं हमारे हमारे हमें पहले कार्यक्रम। पहले आपसे पूरे समय निश्चित करेंगे, और सभी लोग विचार करके, जैसे पवन सर हैं, वर्मा जी हैं, मेहरा जी हैं, रंजना बहन, सबसे विचार करके उसका समय निश्चित करके आपसे पूछ के ही समय लेंगे दादाजी। जी ओम। हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। जी ओम, प्रणाम दादाजी, प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
जय श्री राम।